बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पिछले लेक्चर्स में हमारी डिस्कशन चल रही थी। एक तो इंट्रोड्यूस किया हमने और फिर हमने तीसरे लेक्चर में तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा विजन एंड मिशन क्या है, क्या होना चाहिए। ज़रा होना क्या चाहिए तो आप बताएंगे। मैंने तो ये बताया कि आपका मिशन एंड विजन क्या चीज है और इसके लिए क्या फायदा है। अब अगला स्टेप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए आपको अगला काम ये करना है, एनालिटिकल असेसमेंट थ्रू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिस्ट्स। अब क्या करना है कि या तो आपके टीम में ऐसे लोग हैं कि जिन्हें इसकी रिसर्च मालूम है, तो वो अपने अंदर माहौल का तजिया करेंगे। इसके साथ साथ फिर आपको बाहर से कोई कंसल्टेंट लेने पड़ेंगे कि जो इसका पूरा बाहर के माहौल का भी तजिया कर सके, तभी होगा ना मामला। तो ये सब कुछ है और इसको मैंने रिलीजियस रिसर्च के हवाले से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो जो अहकामात इस स्ट्रेटेजी से मुतल्लिक जो जो इरशाद हुए हैं, तो इसका मैंने पहले लेक्चर्स में शेयर किया था। तो आइए जनाब वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एक बार बस रिमाइंडर के तौर पे अर्ज करता हूँ, अल्लाह ताला का इरशाद का तर्जुमा ही सिर्फ अर्ज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है और रहम फरमाने वाला है। अहले ईमान, अल्लाह ताला ने आपको एक अजीम हुकूमत अता करने का फैसला किया है, तो इस मौके पर अल्लाह ताला आपको हिदायत करता है कि जिम्मेदारियां इनके हकदारों को मेरिट के साथ अदा कीजिए। जब लोगों के दरमियान फैसला करें तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया करें। निहायत अच्छी बात है जिसे अल्लाह ताला आपको नसीहत करता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला है। अहले ईमान, अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत कीजिए और इन्हें भी इताअत कर लीजिए जो आप में से मामलात के जिम्मेदार बनाए जा सके। फिर अगर किसी मामले में आप में इख्तलाफ राय होने लगे तो फैसले के लिए अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ लौटा दीजिएगा। अगर आप अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, ये बेहतर है और अंजाम के लिहाज से अच्छा है। अच्छा, ये आपको याद होगा, लेकिन अब आपके ज़हन में होगा, ये तो गवर्नमेंट के बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। ये बात ठीक है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूमत मिली तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, लेकिन यही अहकामात वैलिड हैं कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दे तो जाहिर है कि उसमें बहुत सारे लोग होंगे, आपके पार्टनर्स होंगे, फिर आपके टीम मेंबर्स होंगे, तो ज़्यादा लोग हैं ना सारे, तो उन सब पे ये सारे अहकामात वैलिड है। फिर सूरत शूरा में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वह अहले ईमान है कि जो बड़े गुनाहों से जैसे खुली हुई बेहयाइयों से बचते हैं। जब कभी गुस्सा आए तो वो ऐसे लोग हैं कि दरगुजर कर जाते हैं। वही लोग कि जिन्होंने अपने रब की दावत पर लब्बैक कही है, नमाज का एहतमाम रखा है, फैसला कुन का तरीक़ाकार इनके बाहमी मशवरे पर मबनी है, और हमने जो रिस्क इन्हें अता फरमाया इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। वो लोग यानी सहाबा कराम के जो बदला इस वक्त ही लेते हैं कि जब इन पे ज्यादती की जाए, यानी इसका मतलब है कि वरना किसी और का नहीं करते। तो अब जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को एक इज्तिमाई तरीक़ाकार का बता दिया कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है। इसका मतलब ये है कि हमें भी इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को ऐसे अमल करना है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई फर्म, कुछ भी है जिसमें इज्तिमाई बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो इन सब पे इस पे अमल करना। इसके लिए ज़रा बहुत तफसील से एग्जाम्पल्स मैंने खुद शेयर की थी आपसे पिछले लेक्चर में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे अमल कैसे किया और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया। तो उसके लिए
सैंपल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर की थी। तो आपको हिस्टोरिकली अर्ज किया था कि इसी के साथ ही जो भी इन अहकामात पे अमल करते रहे तो इनकी डेवलपमेंट होती रही, होते होते मुसलमान दुनिया की सुपर पावर बने। लेकिन जब इसको इन्होंने छोड़ा तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जवाल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जैसे एक पहाड़ से आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं तो ऐसे हुआ और फिर जवाल आया। फिर उसके बाद अब मौजूदा पीरियड है कि जिसमें हम फिर रिकवरी के पीरियड में आ गए। तो ये इल्मी एतबार से देखें या पॉलिटिकल तरीके से देखें, दोनों सूरतों में शक्ल एक ही है। अब आइए हम एनालिटिकल एनालिसिस एंड असेसमेंट, ये अब हमारा आज का टॉपिक है। अब ये क्या है कि प्रिडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट स्पेशली अबाउट द फ्यूचर। ये नील्स बोर स्कॉलर, उन्होंने यही उनका जुमला है, फरमाया उन्होंने कि भी आप फ्यूचर के बारे में तो बड़ा मुश्किल है ना कि फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, तो प्रिडिक्शन तो मुश्किल काम इसीलिए कि फ्यूचर का हमें मालूम नहीं। अब जाहिर है कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, इसीलिए हम दुआ इस्तिखारा इसलिए करते हैं ना, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कि अल्लाह आपका जो इल्म है कि फ्यूचर में जो कुछ होगा हमारे दीनी मामलात में या फाइनेंशियल मामलात में, तो या अल्लाह इसके लिए हमारी मदद करे। ये दुआ बेसिकली, यानी उसका तर्जुमा सिंपल यही है। तो ये और उसमें ये किया कि अगर हमारे लिए कुछ इसमें फ़ायदा है तो हमें दे दीजिए, और अगर खिलाफ है, इसमें कुछ मनफी कोई सूरत है तो फिर प्लीज़ हमारी जान छुड़ा दें इससे। ये दुआ तो सेम वही बात है, ये फ्यूचर की है। लेकिन फ्यूचर के लिए एक अब हमें जो आप भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप ट्रस्ट के तौर पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, दोनों सूरतों में ये वैलिड है। अगर आप गवर्नमेंट भी है तो गवर्नमेंट अपने मुल्क को जैसे चला रही है, इन पे भी इसी पे ही अमल करने का मामला भी यही इसके साथ है। तो अब इनको क्यों ये तज्जिया करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि तभी तो वो तज्जिया करेंगे तो पता चलेगा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस लिहाज से फिर वो अपना एक्शन इस तरह से करें। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ट्रेंड्स एंड इवेंट्स बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कि अब जाहिर है कि आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसी पे तो मामला नहीं चलता, बल्कि बाहर के माहौल में जिसमें आपको अपने मुल्क, अपने शहर, अपने गांव, उसका भी तजिया करना है। बल्कि आज के दिन तो हम चूंकि ग्लोबल विलेज बन चुके हैं तो पूरी दुनिया के माहौल को भी आपको देखना होगा। इसके लिए क्या करना है, ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी के इस मुल्क और दीगर ममालिक का इकोनॉमी कैसी है, क्या चल रहा है, सोशल चेंजेस क्या हो रही हैं। यानी सोशल चेंजेस जैसे मैंने वही मिसाल अर्ज की थी पिछले लेक्चर में, फिर मजीद देख लें कि पहले जमाने में एक सोशल चेंजेस, पहले जमाने में सोशल क्या था कि लोग जिस कबीले में रहते थे तो जब पैदा हुए तो वहीं पे सारी उम्र रहते और वहीं पे फौत होते। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एज आई तो लोग फिर एक गांव या वहां पे बैठ के जो कुछ वो करते तो वहीं से फिर ये रहते सारी उम्र तक। लेकिन इंडस्ट्रियल एज आई तो इंडस्ट्रियल एज में तो फिर ये हुआ कि लोग एक शहर से दूसरे शहर, गांव से दूसरे शहर तक जाने लगे ताकि उस फैक्ट्री में नौकरियां मिले, जॉब्स मिले और हमारा काम चले। तो लोग ये करने लगे। और अब आके इंफॉर्मेशन एज में आके तो ये हो गया कि आपको शायद कहीं बहुत ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं होती और आप अपने घर पे बैठे ही आप अपना बिजनेस भी कर रहे होते हैं। ये सूरत भी आ गई ना। तो ये देखिए कि ये चेंजेस है, सोशल चेंजेस है। फिर असेस सोशल फोर्सेस, पूरे सोशल फोर्सेस हैं क्या कि जिनसे मामला चल रहा है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आगे जाके शेयर करता हूँ।
ट्रेंड एनालिसिस, आज का माहौल कैसा चल रहा है और इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या मामला हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इसमें क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और फिर आपको फाइनेंशियल असेसमेंट भी करनी पड़ती है ताकि फाइनेंशियली हमारी क्या सूरत हाल है और पूरे मुल्क की क्या हालत है और इसके साथ हमें क्या उम्मीद है फ्यूचर की। रिलेशनशिप बिटवीन की एक्सटर्नल फोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक तो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, ये सब है। पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल फोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि जिसमें तब्दीलियां आ रही या आ सकती हैं मुस्तकबिल में। ज़ाहिर है उसी के लिहाज से आपको पता चलेगा ना कि आपके यहाँ पे क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ कमजोरी, कहाँ मजबूत, और फिर ओवरऑल माहौल में आपको पता चल जाएगा कि जनाब वहाँ पे क्या अच्छी चीजें आपके हक में है और कौन सी आपके खिलाफ है या मुस्तकबिल में हो जाए। तो ये स्वॉट एनालिसिस जिसका हमने बात की थी। तो आइए अब हम फोर्सेस पे बात करते हैं कि क्या फोर्सेस है हमारी। अब देखिए फोर्सेस मैंने 13 लिखी हैं, लेकिन और भी आप ऐड कर लें। सबसे पहले तो गवर्नमेंट है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट में जो कानून बना है तो उसी कानून में तब्दीलियां होती रहती हैं ना, तो फिर क्या होगा। अब मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा जैसे एग्जांपल है टैक्स की। टैक्स अभी जितना है आपके मुल्क में, हो सकता है इससे बढ़ जाए या कम हो जाए। अब इस पे फिर जाहिर है आप पे असरात तो आएंगे ना उसके। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया में ये होता है कि वो टैक्स, अगर आपकी इनकम टैक्स पे हुकूमत का मामला नहीं चलता तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो चीजें भी आप खरीदते हैं तो हर उस चीज पे टैक्स लगा देते हैं और उसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो आपको इसीलिए वहीं से ऑटोमेटिकली टैक्स वहां से चला जाता है आपका। अच्छा, एक इसी के लिए एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक बार मैं, मेरे एक कोलीग थे जो स्पेन के थे वो, और ओरिजिनली वहीं के थे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, गपशप हुई उनसे, अपने कोलीग से। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैं कहा जी आप यूरोपियन हैं और आपकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, तो वहां से आप जॉब छोड़ के तो इधर सऊदी अरब में क्यों आ गए। तो उन्होंने यही फरमाया, कहते भाई वो बात ठीक है कि सैलरी भी स्पेन में मुझे अच्छी मिल रही थी और सऊदी अरब में भी तकरीबन वैसी ही है, लेकिन फर्क ये है कि वहां पे 40% टैक्स निकाल देते हैं। सैलरी में से 40% निकल जाता था, तो फिर बाकी जो बचता था तो उसमें बस मुश्किल से घर का खर्चा ही पूरा होता था और कुछ नहीं, बचत कुछ नहीं। तो इसलिए वो सऊदी अरब आए कि वहां पे चलो उतनी सैलरी मिल गई, ठीक है, वो पूरी की पूरी में वो अपनी जो भी उनकी लाइफ एंजॉय करने हैं और बाद में बचत भी हो जाएगी। ये देखिए एक एग्जाम्पल है गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी, यानी गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी थी, उसका क्या रिजल्ट था। अच्छा, दूसरी फैक्टर है कंपेटिटर्स। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप अपना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो कौन आपके मुकाबले में। ये मैंने अर्ज किया था ना कि स्ट्रेटेजी का लफ्ज असल में मिलिट्री के एक्शन के हिसाब से ये लफ्ज इजाद हुआ था, और सेम हिकमा हिकमत अमली ये फारसी में भी ये लफ्ज बना। तो ये बेसिकली वही चीज है जो उर्दू में भी यही आया। तो ये कंपेटिटर से असल में चलता है मामला। अच्छा, फिर और कौन सी फैक्टर फोर्सेस होती हैं। आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आप कुछ खरीदते हैं, और दूसरे आपके कंपेटिटर्स कस्टमर्स भी होते हैं कि जिनको आपने या तो बेचना है या आपने उनकी खिदमत करनी है। तो वो भी तो एक बड़ी फोर्स है ना। जाहिर है कि वो आपकी सर्विस पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते या सेटिस्फाई हो सकते, तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं आपको। खुद आपके एम्प्लॉयज पे भी आप पे असरात आते हैं। वो अगर आपके
लिहाज से ही अमल कर रहे हो तो आप खुश होते हैं, और अगर उसके खिलाफ सारे ही ना चल रहे हो तो फिर आपको तकलीफ होती है। आप कहेंगे कि नहीं जी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पाकिस्तान में आसानी से बंदे को निकाल देते हैं, दूसरा रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन और ममालिक में ऐसा नहीं है। वहां पे अपने एम्प्लॉयज के लिए भी नखरे उठाने पड़ते हैं, इसलिए कि उनकी मुल्कों में इतनी जवानी की आबादी इतनी नहीं है कि जिससे उनका मामला चले, इसलिए उनको करना पड़ता। अच्छा, फिर कम्युनिटीज, यानी कम्युनिटीज का मतलब है कि ये जो पूरी आबादी जो रह रही है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उनके असरात भी तो आप पे आ सकते हैं ना। आपके मैनेजर्स, फिर स्टॉक होल्डर्स, वो सारे लोग के जिनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है, चाहे वो आपके एम्प्लॉय हो, चाहे कोई कस्टमर हो, सप्लायर हो, खुद गवर्नमेंट हो, और भी कंपेटिटर्स हो, इन सब को आप पे असरात आ सकते हैं या आते हैं सचमुच। तो इन सब की आपको तजिया करने की जरूरत पड़ती है। लेबर यूनियन, ये स्पेशली जहाँ पे भी वो लेबर लॉ बना हुआ है, पाकिस्तान में भी बना हुआ है, इंडिया में भी बना हुआ है, तो वहाँ पे फिर ये होता है कि वो लेबर पे एक बाकायदा कानून के लिहाज से अगर उनकी सैलरी या उनकी जो डेली दिहाड़ी जो है वो अगर सही नहीं होती तो वो सारे मिलके ये कर लेते हैं कि नहीं जी हम अब स्ट्राइक कर रहे हैं और अब हम आपका काम नहीं करेंगे, तो पूरी क्या होता है कि फैक्ट्री बंद हो जाती है उसकी। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये जैसे मिसाल के तौर पर एनालिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में खबर या तजिया पे वो कोई ना कोई आर्टिकल लिख देते हैं। आजकल तो टीवी में भी उस पे वो तबसरा कर देते हैं कुछ, तो ये भी है। फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपकी ये भी बड़ी फोर्स है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये सब चीजों को देखने की आपको जरूरत पड़ती है। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज इज दिस कंट्री और अदर कंट्रीज, उसके असरात भी आप पे आ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी अगर मिसाल के तौर पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की चाहे कोई फैक्ट्री है या आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसके सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पे आके एन उसके करीब बैठ के कोई धरना अगर कर रहे हो तो असरात तो आप पे आते हैं ना, आपका काम भी रुक जाता है, सब कुछ। अच्छा, आप कहें कि अदर कंट्रीज से क्या, वहां पे भी असरात आते हैं। उसकी एक यही एग्जांपल देख लीजिए टेररिज्म की, कि टेररिज्म, कई टेररिस्ट दूसरे मुल्क के दूसरे मुल्क में आके वहां पे कोई ना कोई एक्शन कर बैठते, ये एक एग्जांपल है। तो जनाब ये सारे फैक्टर्स हैं कि जिस पे आप पे असरात आ सकते हैं या आते हैं। तो फिर की एक्सटर्नल फोर्सेस ये है। और फिर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो फायदा भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन 13 की 13 बड़ी फोर्सेस की मुसलसल अभी पहले दिन भी स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, और उसके बाद फिर रेगुलर इसकी सूरत हाल को देखना है। आप कहीं कहाँ देखें, तो इसके लिए चले कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको टीवी में और अखबारात में मिल जाती है, और कुछ चीजें हैं कि जो आपको आसानी से नहीं मिलती, तो इसके लिए आपको फिर खुद मेहनत करनी पड़ती है। मसलन आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपका सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब जाहिर है इसके लिए अखबार में कोई खबर तो नहीं आएगी ना। इसके लिए फिर आपको एक, जिसके लिए आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है, जिसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पे मुख्तलिफ इलाकों में आपने अपने कस्टमर्स को ले जाके मिलते हैं, पूछते हैं उनके कमेंट्स को। कई कंपनीज, अच्छी कंपनीज ने तो ये भी किया हुआ है कि एक अपने लिए एक ऐसा फोन इंटरनेट पे ही बताया हुआ है कि प्लीज आप कमेंट्स दें प्लीज,
तो कमेंट्स इसीलिए लेते हैं ताकि अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को देख सकें, और कस्टमर्स अगर बहुत सारे आपको बताएं कि जनाब आपके यहाँ ये गलती है आपकी प्रोडक्ट्स में या सर्विस में, तो उसके लिए अच्छी कंपनीज ये करती हैं कि खुद इसको तब्दील भी कर लेती हैं, ठीक कर लेती हैं। ये फायदा भी है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। फिर परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट भी आपको करना पड़ता है। इंटरनल ऑडिट तो ये कि आपके अंदर के स्पेशलिस्ट वो आपकी पूरी कंपनी इसकी सूरत हाल और बाहर को भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि ये ठीक है नहीं, लेकिन ये ओवरऑल उनको इंडस्ट्री का पूरी मुल्क की सूरत हाल का पता होता है, तो साथ साथ आपको सजेशंस भी दे देते हैं कि जिससे आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें। गैदर कंपेटिटिव इंटेलिजेंस ऑन फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स, ये जो मैंने 13 नहीं, आप हो सकता है 14वां आप भी ऐड कर लें, कुछ जो भी आपको लगे कि यार ये चीज़ मिस है वो आप खुद अपनी तरफ से ऐड कर लें। तो इन सब को देखते हुए आपको इन सारी चीज़ों से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सोशल ट्रेंड क्या है, लोगों के ट्रेंड्स क्या हैं, कल्चरल चेंजेस क्या आ रही हैं, डेमोग्राफिक मामला कैसा जा रहा है, ये आपको स्पेशली अखबार और टीवी में ज़्यादा मिल जाती है इंफॉर्मेशन। एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरनमेंट यानी माहौल में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, ये भी आपको न्यूज़ आपको मिल जाती हैं, स्पेशली आपके सारे चैनल्स में चल रही होती है कि मिसाल के तौर पे सैलाब अगर आया तो इसकी सूरत फौरन आपको मिल जाती है इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए कुछ इकोनॉमिक अखबारात भी हैं, मसलन पाकिस्तान में जैसे ये बिजनेस रिकॉर्डर है, इस तरह और ममालिक के भी अपने अपने ऐसे होते हैं कि जिसमें ग्लोबली सूरत हाल वो आ रही होती है। और ग्लोबल एतबार से मिसाल के तौर पर बीबीसी में वो और मुल्कों की एक इकोनॉमिक चेंजेस के लिहाज से वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंटल फैक्टर्स, इन सब की आपको मिल जाती है इंफॉर्मेशन, ये भी अखबारात टीवी में मिल जाती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर आ रही हैं, इसमें छोटी मोटी इंफॉर्मेशन तो चलो आपको अखबारात में मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आप मजीद आप सर्च जब करते हैं तो आपको इंटरनेट, लाइब्रेरीज, सप्लायर्स, इन सब की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट में भी मिल जाती है आपको। तो ये सब आपको सोर्सेज मिल जाते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, इन सब की क्या सूरत हाल, मसलन कंपेटिटर्स का आपको कैसे पता चलता है, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। एक तो चलें कंपेटिटर्स अपनी रिपोर्ट अगर पूरी पब्लिक में भेजते हैं तो वो तो फौरन मिल गई, लेकिन मजीद सूरत हाल के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है इंफॉर्मेशन किसी न किसी तरीके से, ताकि पता चले कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। उसके लिए एक ये बड़ी एग्जांपल है कि अगर आपके कंपेटिटर ने उनकी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई चेंजेस की हैं, तो हो सकता है कि वो इसके लिए एक बाकायदा इश्तिहार कर लें टीवी पे कि जनाब हम एक नई चीज आपको ऐसी दिखा रहे हैं, ऐसी दे रहे हैं, तो चलें आपको भी पता चल जाएगा। कस्टमर्स के लिए आपको जा जा के मिल मिल के उनसे पूछना पड़ता है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि आप उसके लिए ऐसे फोन कर लें कि जिसमें हर कस्टमर्स को आप पे कोई कंप्लेन है तो वो कर दें, यहाँ पे चलो यहाँ से मिल जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं कि जिनके जरिए आपकी प्रोडक्ट्स पूरे शहर या मुल्क में जा रहे होते हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। प्राइस कंपेटिटिवनेस, कि आपकी जो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो कुछ बेच रहे हैं अपनी चीजें, तो उस टाइम देख लें कि जनाब आपकी प्राइस कितनी है और कंपेटिटर की कितनी है, क्या उससे मिलती जुलती है, या कोई आप ज्यादा बड़ी प्राइस कर रहे हैं तो फिर तो जाहिर है कस्टमर आपसे नहीं खरीदेंगे बल्कि आपके कंपेटिटर से खरीदेंगे। और अगर कम करेंगे तो वो कहेंगे कि यार वो तो बड़ी सस्ती दे रहे हैं, कि चीज की कोई खराब तो नहीं है, क्वालिटी तो नहीं, कस्टमर तो ये चीज देखेगा ना। तो इसलिए उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। फिर इंटरेस्ट रेट्स,
टू गेट मनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जाहिर है कि बहुत सारी कंपनियों को कुछ न कुछ लेना पड़ता है बैंकों से कर्ज, और उसके लिए इंटरेस्ट यानी सूद भी पे करना पड़ता है, तो उसके लिए भी उनको करना ही पड़ता है। लेकिन जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है कि भी वो नहीं सूद हम देते ना लेते हैं, तो इसलिए वो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं ऐसा करते, और अगर कोई मजबूरी हो तो फिर किसी रबा फरी यानी जिसमें कोई सूद ना हो इस किस्म का ही वो लेने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सारी फोर्सेस है। अब ये एक एक लेके हम इन मुख्तलिफ फोर्सेस को देखने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस क्या क्या है, मॉनिटर की इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या क्या, ग्लोबली क्या क्या है, वैल्यू ऑफ डॉलर इन वर्ल्ड, एंड डू यू नीड क्रेडिट। जरा आप फैसला इसीलिए आज से करेंगे ना, आप ऐसे ही स्ट्रेटेजी करेंगे कि डॉलर की वैल्यू आपकी करेंसी के साथ कैसी है और इसमें चेंज हुई है तो अब क्या करना। जैसे आज मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ तो इसमें देखिए कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, यानी प्रैक्टिकली फिर ये देखा कि नहीं जनाब हमारी रुपीस की वैल्यू गिरी है, तो गिरी है तो अब क्या करें। अच्छा आप कहें कि यार ये तो चलो बिजनेस वालों को है जरूरत, ये आप अगर ये ट्रस्ट और खिदमत करें तो उसमें क्या नहीं, उसमें भी तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, तो इसलिए आपको उस लिहाज से भी सोचना पड़ता है। आप कहें कि जी उससे डॉलर के लिए क्यों, वो इसलिए उसकी वजह यह है कि ग्लोबली आजकल के ज़माने में अमेरिका सुपर पावर है और उसने इकोनॉमिक तरीके से ऐसे काबू किया हुआ है सारे ममालिक को कि अब वो डॉलर की वैल्यू जैसे बढ़ती या गिरती है तो उसके असरात और सारे मुल्कों पे भी आ रहे होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे कुछ है कि जिस तरह से आप कर्ज ले सकें या ना ले सकें। अब चाहे आप इंटरेस्ट बेस्ड पे लें या फिर आप बगैर इंटरेस्ट के आप अगर लें तो कैसे लें, क्या करें, है कि नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम क्या है, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की आमदनी कितनी मिल रही है इस पूरे मुल्क में, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा ना कि हाँ जी आपकी प्रोडक्ट कोई खरीदेगा भी कि नहीं। इंटरेस्ट रेट्स, वही मैंने अर्ज की एग्जांपल कि इसका इकोनॉमिक फैक्टर्स पे असरात वहीं पे आते हैं, चाहे आप बगैर सूद के आप कोई कर्ज भी लें तब भी असरात उस पर आ रहे होते हैं। इन्फ्लेशन रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स कि आपके मुल्क में अगर बहुत ज्यादा महंगाई आ रही है, नहीं आ रही है तो उस पर क्या असरात हम पे होंगे, ये सारे क्यों करने पड़ते हैं, ये आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले ये सब चीजें करनी, रिसर्च करनी पड़ती है, और स्ट्रेटेजी बन गई तो फिर मुसलसल भी इसको चेक करना पड़ता है ताकि स्ट्रेटेजी को चेंज करना हो तो करें तो क्या करें। मनी मार्केट रेट्स एंड ट्रेंड्स, यानी मनी मार्केट में क्या रेट चल रहा है डॉलर का या यूरो का या किसी और मुल्क का जिससे आपका ताल्लुक है, तो वहां पे क्या आ रहे हैं असरात। फेडरल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, अगर मुल्क की बजट क्या है और अगर बजट कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है और उसके असरात हम पे क्या होंगे, ये सब हमको पूछना और या खुद रिसर्च करनी पड़ती है। करेंसी ट्रेंड्स एंड फॉरेन कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर दूसरे मुल्कों में इकोनॉमी अगर खराब हो रही है तो हम पे कोई असर आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज को भी आपको देखने की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप कहें जी मैं तो जनाब कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक गांव में बैठा हूं और यहाँ पे मैं सिर्फ वहां के गांव के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई मेरे पे तो क्या असर आना है। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़े और हमारे रुपए की वैल्यू गिर जाए तो फिर क्या होगा, आपको इसमें ये होगा कि आपको अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए आपको भी होगा है कि हर चीज महंगी हो रही होगी तो आपको भी अपनी सर्विस के लिए आपको फीस बढ़ानी पड़ेगी मजबूरन आपको। अच्छा इस तरह जो खेतों पे काम कर रहे हैं
उनके लिए एक्सपेंसेस क्या है, सबसे बड़ी एनर्जी की है, बिजली की, कि तभी उससे पानी वो ले सकते हैं। वो अगर महंगा हो जाए तो फिर आप पे असर आता है। फिर आप खेत पे हैं तो उसके लिए आपको और बहुत सी आपको अपनी खाद खरीदनी पड़ती है, वो अगर प्राइस बढ़ जाए तो जाहिर है उसके लिए एग्रीकल्चर पे भी ऐसे ही असरात आते हैं। अच्छा, फिर क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ट्रेंड, यानी क्या क्या ट्रेंड है लोगों के और उसके प्रोडक्ट के क्या असरात आ रहे हैं, क्या उसका फायदा क्या हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैक्टर्स कैसे हैं कि इस मुल्कों में इधर से उधर क्या चल रहा है मामला। डिमांड शिफ्ट फ्रॉम गुड्स सर्विसेज, लोगों की डिमांड क्या बढ़ रही है, कम हो रही है तो क्या सूरत हाल है। और इनकम डिफरेंसेस बाय रीजन, हु हैव योर कस्टमर, कि जहाँ के कस्टमर्स हैं तो उस पूरे इलाके में लोगों की आमदनी में क्या फर्क आ रहा है, कोई बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, इन सबको आपको देखना पड़ता है। आप कहिए मुझे क्या जरूरत है, इसलिए कि कस्टमर अगर गरीब बनेगा तो आपकी चीज नहीं खरीदेगा, ये होगा ना असरात। या अगर आप कहें कि नहीं जनाब मैं तो सिर्फ एक ट्रस्ट के तौर पर सिर्फ इतना ही करता हूँ कि मैं तो जनाब लोगों की एक एजुकेशन के तौर पर खिदमत करता हूँ, वो ठीक है, लेकिन ये देखें कि वो अगर कस्टमर ही आपके वो गरीब हो गए तो वो हो सकता है उनके पास इतना टाइम ही ना हो कि आपकी लेक्चर सुन सके या आपकी किताबें फ्री में ले सके, इसलिए कि टाइम ही नहीं है उनको कि वो अब पूरा दिन लगा के उन्होंने तो अपनी दिहाड़ी किसी तरह हासिल करनी। तो ये इस तरह के ट्रेंड है। अच्छा, मजीद देखिए, मॉनिटर की इकोनॉमिक वेरिएबल्स, और क्या क्या मॉनिटर इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या और मजीद क्या होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, अगर पूरे मुल्क में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और वो सब फारिग बैठे हुए हैं, तो फिर क्या हम पे कोई असर आएगा? हाँ, हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कोई लेगा ही नहीं। वर्कर्स प्रोडक्टिविटी लीव्स, आपके लेवल्स, क्या आपकी जो अपने चाहे एम्प्लॉय हैं या आपके एक आपके दोस्त या आपके जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे फ्री में ही कर रहे हैं, तो क्या उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो पूरा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। प्राइस फ्लक्चुएशन के कीमतें जब और चीजों की बढ़े तो जाहिर है आप पे भी असरात आते हैं, तो आपको भी अपनी प्राइस आगे या पीछे करनी पड़ती है। एक्सपोर्टेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, इसके लिए आपको एक्सपोर्टेशन एक्सपोर्ट करने के लिए लेबर लेबर कैसी है। अच्छा, आप कहें हमारे मुल्क में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ ठीक है, बड़े नौजवान ज्यादा है, लेकिन अब देखिए कि बहुत सारे ये अरब ममालिक क्यों दूसरे मुल्कों से लेबर लेते हैं, उनको अच्छी सैलरी देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि उनके अपने लोग काम करने के काबिल नहीं होते या करना ही नहीं चाह रहे होते, इसलिए ये होता है ना। मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द कंट्री एंड ट्रेंड ऑफ अदर कंट्रीज, के मॉनिटरी क्या है एंड फिस्कल पॉलिसीज क्या है, कि गवर्नमेंट अब कितना टैक्स लेगी, क्या करेगी, और कीमतें आगे पीछे क्या करेंगी, तो जाहिर है आप पे भी असरात आएंगे। चाहे आप बिजनेस ना भी कर रहे हो तब भी आप पे असरात आते हैं। टैक्स रेट्स, कि टैक्स बढ़े तो जाहिर है और कुछ नहीं, आपकी अगर कोई सैलरी भी नहीं मिल रही या वो नहीं, तो तब भी आपको खर्चा करने के लिए आप जाहिर है आपको अपने खाना तो लेना है ना आपने, तो खाने की अगर कीमत बढ़ जाए तो फिर आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर टैक्स शामिल होकर गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अबाउट एम्प्लॉय कंपनसेशन कंप्लायंस, यानी बाज़ औक़ात वो गवर्नमेंट की भी देती है ना कि आप सैलरी या लेबर को कम से कम इतनी रकम दे, अगर वो बढ़ जाए ज़ाहिर है आपका खर्चा बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक जैसे ये सऊदी अरब, अरब अमारात, कुवैत वगैरह में, वहाँ पे पेट्रोलियम की क्या सूरत है और वो उनका क्या इरादा है कि वो अपने ऑयल की कीमत बढ़ाएंगे या कम होंगे। आप पे कोई असर आएगा? जी, पर्सनल भी आप पे आएगा कि आपके अगर पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो
तो आप अपना चाहे खिदमत के लिए भी जा रहे हैं तब भी आपको पेट्रोल के पैसे तो देने पड़ेंगे, आप उतने ही आपको ज्यादा आ जाएंगे। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो बहुत ही गरीब ममालिक है उस पर भी असरात आ सकते हैं। आप कहेंगे हमें क्यों आएंगे, वो इसलिए कि मसलन अफ्रीका में मिसाल के तौर पर जंग लग गई और वहां पे लोग आपस में, और कुछ नहीं साइकोलॉजिकली हम पे दुख और गम तो आएगा ना कि लोगों में आपस में ये चल रहा है मामला, लेकिन और कुछ नहीं। तो ये भी हो सकता है कि उस मुल्क से आपको कोई ऐसी कोई केमिकल ऐसा आपके मुल्क में आ रहा था जिससे आपको फायदा हो, लेकिन वो केमिकल ही नहीं मिल रहा तो आपको हर चीज महंगी हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल्स है जो आपसे इकोनॉमिक फोर्सेस के साथ ही आते हैं। अच्छा, इसका कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो अहकामात फाइनेंस से मुतल्लिक हैं, तो आइए इसको भी एक नज़र हम देख लेते हैं। इसमें भी फिर मैं, अब टाइम कम है तो इसलिए मैं सिर्फ एक आयत का की तिलावत करता हूँ और बाकी सबको मैं सिर्फ तर्जुमा करूँगा कि अल्लाह ताला ने फाइनेंस से मुतल्लिक जो अहकामात हैं वो क्या है। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीरों व मुनाफिउल लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफिकूना कुलिल अफ़्व व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। है रसूल, वो आपसे जुए और शराब के बारे में सवाल करते हैं इसलिए कि ये भी इनके यहाँ गरीबों की मदद का एक तरीका है, जिसका की बुनियाद पे अरब अमीर लोग जुआ खेल कर जो जीतते तो वो गरीबों को गोश्त देते थे उसमें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल आप कह दीजिए कि इन दोनों में गुनाह बहुत बड़ा है और इनमें शुबा नहीं कि गरीब लोगों के लिए इसमें कुछ फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके इन फायदों से कहीं ज्यादा। वो पूछते हैं कि अच्छा ये तो वादे करें कि हम क्या खर्च करें, कहिए कि वो वही जो जरूरत से ज्यादा आपके पास है। अल्लाह ताला इसी तरह आपके लिए अपनी आयात की वजाहत करता है ताकि आप दुनिया और आखिरत दोनों के मामलात में गौर करते रहें। अब देखिए कि ये एक जुए का एक उनका आपस में मैच वो करते थे और साथ फिर ये भी करते कि अपने अपने जानवरों को ज़बा कर कर के गोश्त सामने रख के उसके ऊपर सामने बैठे जुआ खेलते और जो भी जीतता तो वो जीत के सारे गरीब लोगों को वो गोश्त दे देते थे। असल ये अरबियन कल्चर था, ये देखे कल्चरल ट्रेंड था उनके यहाँ। तो अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि भी ये जुआ और शराब जो है ये बुरी हरकत है, ये ना करें। तो उन्होंने फिर सवाल किया, या रसूलुल्लाह इसकी सब लोगों को भी तो फायदा मिल रहा है। तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि हाँ मिल रहा है उनको फायदा, लेकिन इसका नुकसान, इसका गुनाह ज्यादा है। ये इसलिए ना करो, बल्कि जो कुछ भी आपकी आमदनी आ रही है इसमें से जो भी जरूरत से ज्यादा है सब आप गरीब लोगों की खिदमत आप करें, ये कहा। अच्छा, आप कहें कि ये उसमें जुआ के साथ शराब क्या आया, कि जुए के साथ ही शराब भी पीते होते थे और जुआ भी उसके साथ ही ये करते होते थे, इसलिए उनका कल्चर था। तो ये देखे कल्चरल ट्रेंड जो अभी मैंने अर्ज की थी आपको देखनी पड़ती है, तो सेम उसी तरह वही एग्जाम्पल कुरान मजीद में मिल गई हमें। अब मजीद देखते हैं आगे कि अल्लाह ताला ने एक फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में जो अहकामात दिए, तो इसका तर्जुमा अर्ज करता हूँ। हिदायत और गुमराही के मामले में अल्लाह का तरीका ये है, इसलिए ये नहीं मानते तो इन्हें छोड़ दीजिए और आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की राह में अपने माल खर्च करने वालों के इस अमल की मिसाल उस दाने की सी है कि जिससे 7 बालें निकली, इससे हर बाल में 100 दाने हों। अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक जिसके लिए चाहता है इसी तरह बढ़ा देता है, और हकीकत ये कि अल्लाह ताला बड़ी विस्सत वाला और वो हर चीज से वाकिफ है। जो लोग अल्लाह ताला की राह में अपने माल खर्च करते हैं, फिर जो कुछ खर्च किया इसके पीछे ना एहसान जताते हैं ना किसी दिल में तकलीफ पैदा करते हैं,
इनके लिए इनके रब के यहाँ इनका अजर है, और इनके लिए ना वहाँ कोई अंदेशा है और ना वो कभी गमजदा होंगे। अब देखिए अल्लाह ताला ने ये बताया कि भी आपको फाइनेंशियली जो आप अल्लाह की राह में आप लोगों की खिदमत के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसे, यानी अल्लाह ताला ने एग्रीकल्चर मिसाल दी ना कि 7 बालें अगर निकले और हर बाल से 100 मिले तो आप 7 × 100 करें तो 700 दाने मिलेंगे। तो सेम वही एग्जाम्पल आप अब अपने डॉलर के हिसाब से देख लें कि जनाब अगर आप $7 आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो वो $700 बने, तो वो उस पे अजर अल्लाह ताला आपको देगा, आखिरत में देगा, ये तो कंफर्म है, और कभी जिंदगी में भी दे देता है। और फिर ये बताया कि इसके एथिक्स भी बताए कि आप लोगों की खिदमत जब करें तो एहसान ना जताएं और ना किसी दिल में तकलीफ पैदा करें। ये आपको, ये अल्लाह ताला ने साइकोलॉजिकली भी बताया कि ये हमें इससे बचना है। फिर मजीद आगे देखिए फरमाया, एक अच्छी गुफ्तगू और नागवारी का मौका हो तो इसी चश्म पोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके साथ अजियत लगी हो। आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की खैरात से अल्लाह ताला बेनियाज है, इस रवैये पर वो आपको महरूम कर देता है, लेकिन इसका मामला यह है कि इसके साथ वो बड़ा बुर्दबार यानी गलतियों को बर्दाश्त फरमा लेता भी है। अहले ईमान एहसान जिताकर दूसरों की दिल आजारी करके अपनी खैरात को इन लोगों की तरह जाय ना करें जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, और वो ना अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और ना क़यामत के दिन को मानते हैं। चुनाचे उसकी मिसाल ऐसी है कि एक चट्टान हो जिसमें कुछ मिट्टी हो, फिर इस पर जोर की बारिश बरसे और इसको बिल्कुल चट्टान की चट्टान छोड़ दे। क़यामत के दिन इनकी कमाई में से कुछ भी इनके साथ ना आएगा, और हकीकत यह कि इस तरह के नाशुक्रे लोगों को अल्लाह ताला कभी राहयाब नहीं करता। तो अब देखिए, आप फाइनेंशियली आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं ट्रस्ट के तौर पर, या आप पर्सनल भी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने बताया कि भी किसी इंसान को जब आप कुछ दें तो फिर देते हुए आपको अजियत कभी नहीं करनी, वरना फिर अल्लाह के यहाँ आप जो कुछ भी ज़कात और कुछ और खिदमत आप कर रहे होंगे वो ज़ीरो हो जाएगा। अल्लाह ताला ने मिसाल ऐसी दी है। अच्छा, फिर मजीद इरशाद हुआ, अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहने के लिए और अपने आप को हक पर कायम रखने की गर्ज से अपना माल खर्च करने वालों की मिसाल उस बाग की है जो बुलंद और हमवार जमीन पर वाक़ हो, उस पर जोर की बारिश हो जाए तो अपना फल डबल ले आए, और जोर की बारिश ना भी हो तो फुहार ही काफी हो जाए। ये मिसाल सामने रखिए और मुतमईन रहिए कि जो कुछ आप करते हैं अल्लाह ताला इसे देख भी रहा है। क्या आप में से कोई ये पसंद करेगा कि इसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हो, इसमें इसके लिए हर किस्म के फल हो, गोया ये एक बड़ा प्रॉफिटेबल कंपनी हो अगर आपकी, और वो बूढ़ा हो जाए और इसके बच्चे अभी नातवा हो और बाग पर समूम का बगौला यानी एक डिजास्टर हो जाए और वो जलकर खाक हो जाए, एहसान जिताकर और दूसरों के दिल आजारी के अपना इन्फाक बर्बाद एक लॉसेस कर लेने वालों की हालत क़यामत में यही होगी। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयत आपके लिए वाज़ेह करता है ताकि आप गौर कर सके। तो देखिए अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल फिर कुछ आपके बाग कदीम ज़माने में एग्रीकल्चर से ही प्रॉफिट आता था, तो वो बताया कि ये हो जाए और आपके बच्चे भी छोटे हो कुछ ना हो सके तो बताइए इस तरह का आपका लॉस होगा। इसलिए आप जब लोगों की खिदमत करें तो ऐसे करें, और वो मिले तो फिर अल्लाह ताला उससे मल्टीप्लाई भी करके आपको मजीद उसका अजर आपको देता है और उसका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता चला जाता है।
फिर मजीद फरमाया कि अहले ईमान अपनी पाकीज़ा कमाई में से खर्च कीजिएगा और इसमें से भी जो हमने आपके लिए ज़मीन से निकाला, और कोई बुरी चीज़ उसमें से अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का ख्याल भी ना कीजिएगा। आप इस तरह की चीज़ों में से खर्च करते हैं, लेकिन अपना हाल ये है कि इसकी कीमत एक जब तक मिनिमम प्राइस न ले तो इसे लेने के लिए तैयार नहीं होते। और जान रखें कि आपकी इस खैरात से अल्लाह ताला बेनियाज है और शानदार सिफात का मालिक है। शैतान आपको लोगों की खिदमत के लिए नुकसानात से डराता है और खर्च के लिए बेहयाई की राह समझाता है, और अल्लाह ताला अपनी तरफ से आपके साथ मगफरत और फजल का वादा करता है, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत और बड़ा इल्म रखने वाला है। अपने कानून के मुताबिक जिसको चाहता है अपने वादे का फहम अदा कर देता है, और जिसे ये फहम दिया गया, एक विजडम उसे दी गई, तो इसे तो दर हकीकत खैर कसीर का एक खजाना दे दिया गया। लेकिन इन आयात की याद दहानी सिर्फ दानिशमंद ही हासिल करते हैं। तो ये अपने एटीट्यूड को ठीक करने का अल्लाह ताला ने बताया कि फिर रिजल्ट ये होगा आपका। और फिर मजीद फरमाया कि इस बात को समझ लीजिए और मुतमईन रहिए कि जो खर्च भी आप करेंगे, ये जो अल्लाह ताला के हुजूर नजर एक डेडिकेशन भी आप तय करेंगे, इसका सिला लाजमन पाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला इसे जानता है। और अल्लाह ताला इस हिदायत से मुंह मोड़कर अपने जानों पर जुल्म ढाने वालों का अल्लाह ताला के यहाँ कोई मददगार ना होगा। अब अपनी खैरात एलानिया दें तो ये भी क्या अच्छी बात है, और इसे छुपाएं और गरीबों की इज्जत के साथ खिदमत करके इन्हें दे दें, तो ये आपके हक में ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा और आपका को बहुत से गुना आपसे डिलीट कर देगा। और हकीकत ये है कि जो कुछ आप करते हैं अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। तो जनाब ये आप ख्याल करें। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने अब ये भी बता दिया, ये तो एटीट्यूड के लिहाज से बता दिया कि आप जब खिदमत करेंगे, कुछ आप ट्रस्ट के तौर पर लोगों की खिदमत करें, उसमें ख्याल करना है। और फिर अब ये भी बताया कि जनाब आपको फाइनेंशियली किन चीज़ों से बचना है। फरमाया बनी इसराइल नहीं जानते तो रसूल इनकी हिदायत पर ले आना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है अपने कानून के मुताबिक हिदायत देता है। अहले ईमान, आप अलबत्ता समझ लीजिएगा कि जो माल भी आप खर्च करेंगे उसका प्रॉफिट आप ही को मिलना है, और आप इसी तरह इसीलिए तो खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की रजा हासिल हो। और इस मकसद जो माल भी आप खर्च करेंगे वो क़यामत में आपको पूरा कर दिया जाएगा और आपके हक में जरा भी कमी नहीं होगी। ये खास कर उन गरीबों के लिए कि जो अल्लाह ताला की राह में घिरे हुए हैं और अपने कारोबार के लिए ज़मीन में कोई दौड़ धूप भी नहीं कर सकते। इनकी खुददारी के बायस नावाकिफ उन्हें गनी कुछ अमीर ख्याल समझता है। इनके चेहरों से आप इन्हें पहचान सकते हैं। वो लोगों से लपट कर नहीं मांगते। इनकी मदद कीजिए और समझ लीजिए कि इस मकसद के लिए जो माल भी आप खर्च करेंगे इसका सिला आपको लाजमन मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला इसे खूब जानता है। जो लोग शब रोज एलानिया और छुपा कर अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है, और वहाँ उनके लिए कोई अंदेशा है और ना वो कभी गमजदा होंगे। इन्हें आपने जब खिदमत करनी है तो फिर ऐसे करें, और उन लोगों को ना दें कि जो आपसे फकीर बन के आपसे वो भिखारी बन के आपसे मांगने आ रहे हैं, बल्कि आप उनको चेक करें, देखें कि जो बज़ाहिर तो आपको लगते हैं कि वो अमीर आदमी है, लेकिन हकीकत में वो मुश्किलात में है और लोगों से लपट कर नहीं मांगते। आप उनको, आपके जानने वालों में आपको पता चल जाता है, उनकी खिदमत करें। फिर अब अल्लाह ताला ने ये जो हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट की, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इसके बरखिलाफ जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में उठेंगे तो बिल्कुल उस शख्स की तरह उठेंगे कि जिसे शैतान ने
अपने छूत से पागल बना दिया। ये इसलिए कि इन्होंने कहा कि बिजनेस भी तो आखिर सूद ही तो है, और ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने बिजनेस को हलाल और सूद को हराम करार दिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने इसे हराम ठहराया है। लिहाजा जिसे इसके रब की वार्निंग पहुंची और वो बाद आ गया, तो जो कुछ वो ले चुका तो ले चुका, इसके खिलाफ इसी दुनिया में कोई इकदाम नहीं होगा और इसका मामला अल्लाह ताला के हवाले है। और जो इस वार्निंग के बाद भी इस जुर्म को दोबारा करेंगे तो वो जहन्नम के लोग हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। आखिरत में अल्लाह ताला सूद को मिटा देगा और खैरात लोगों की खिदमत का जो बढ़ाएगा। और हकीकत ये कि अल्लाह किसी नाशुक्रे और किसी हक तलफी करने वाले को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान लाए, इन्होंने नेक अमल किए, नमाज का एहतमाम किया, ज़कात अदा की, इनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है, वहाँ इनके लिए कोई अंदेशा नहीं होगा और ना कोई गम कभी खाएंगे। अब सूद या इंटरेस्ट सिंपल क्या होता है? यही होता है, ये सारी तमाम इंसान खा वो मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम हैं समझते हैं कि जब आप क्रेडिट पे कुछ देते हैं और फिर वापसी जब आपको मिलती है, आप कहते हैं कि ज्यादा दें और इसके लिए कानूनी तौर पे वो भी कर लेते हैं कि ज्यादा रकम मिल जाए। तो ये अल्लाह ताला ने बता दिया ये हराम और गंदा काम है कि आखिरत में तो फिर अल्लाह ताला उन बंदों को जो ये सूदखोर आदमी है तो इनको बिल्कुल पागल जैसा बना के वो कर देगा इन्हें। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कि अहले ईमान, अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो अल्लाह ताला से वार्निंग कर लीजिए और जितना सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ से जंग के लिए खबरदार हो जाइए। अगर तौबा कर लें तो आपको असल रकम यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसका आप में हक है, ना आप किसी पर जुल्म करेंगे और ना आप पर जुल्म किया जाएगा। मकरूज जो क्रेडिटर है, कभी मुश्किलात में हो तो हाथ खुलने तक इसे मोहलत दीजिए और अगर छोड़ दें तो ये आपके लिए बेहतर है अगर आप समझते हो। और उस दिन से डरें कि जिसमें आप अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे, फिर हर शख्स को इसकी कमाई वह पूरी मिल जाएगी और लोगों पर कोई जुल्म नहीं होगा। तो ये अब हुआ ये कि अल्लाह ताला ने ये बताया, तो फिर साथ ये बताया कि भी अब आप अगर नहीं से बंद करेंगे तो फिर अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से जंग के लिए वार्निंग है। तो ये वार्निंग की और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली फिर अमल इस तरह से किया कि हज के मौके पे पूरा ऐलान करके लोगों को बता भी दिया और साथ ये भी बताया कि हाँ भाई ये सब अब जिसका भी इंटरेस्ट रिसीव करना है आपने वो सब आप अब नहीं लेंगे, जीरो कर ले। और सबसे पहले आपने बताया कि मैं सूद जो है अपनी फैमिली के जो भी अब ईमान लाए हैं उन सबको सबसे पहले डिलीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे आप सब भी सब खत्म कर दें। तो प्रैक्टिकली वो फिर जंग हुई नहीं, लेकिन हुआ यही कि बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कई कबाइल ने ज़कात ना देने का ऐलान किया, हम तो ज़कात नहीं देंगे। तो इसी के लिए फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक एक्शन किया और जंग की ताकि उन पे एक पुलिस एक्शन इन पे किया जाए। वो किया और फिर तब जाके वो ठीक हुए बदले। फिर आखिरी इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बकायदा लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्रेडिट के लिए फरमाया कि ये इसमें ऐसा किया करें। अहले ईमान, कर्ज के मामलात अलबत्ता होंगे, लिहाजा आप किसी मुकर्रर टाइम के लिए एक क्रेडिट का लेन देन करें तो इसे कानूनी तौर पर लिख दें। इससे आपके दरमियान कोई कानूनी डॉक्यूमेंट जो भी जैसे आजकल वक्त का क्रेडिट लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं तो लिखने वाले अदल के साथ लिखे। जिसे लिखना आता हो तो वो लिखने से इनकार ना करे, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने इसे सिखाया है वो भी दूसरों के लिए लिख दें। ये डॉक्यूमेंट्स इसे लिखवानी चाहिए जिस पर हक आयद होता है
और वो अल्लाह अपने रब से डरे और इसमें कोई कमी ना करे। फिर अगर वो शख्स जिस पर हक आयद हो तो नादान या ज़ईफ हो या लिखवा ना सकता हो, तो इसके वली जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, इसको चाहिए कि वो इंसाफ के साथ लिखवा दे। आप इस पर मर्दों में से 2 आदमियों की गवाही करवा ले, लेकिन अगर 2 मर्द ना हो तो एक मर्द और 2 खवातीन भी हो तो आपके लिए पसंदीदा गवाहों में हो। और खवातीन इसलिए कि अगर एक उलझेगी तो दूसरी इसको याद दिला देगी, इसलिए। अच्छा, ये क्यों किया कि जाहिर है कि उस जमाने में खवातीन कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस, कुछ बिजनेस का वो नहीं करती थी, तो इसलिए कि वो उस कंफ्यूजन की हेल्प करने के लिए अल्लाह ताला ने बताया कि भी आप अगर खातून हो तो फिर चलें 2 हो जाए, ताकि एक अगर कंफ्यूज हो तो दूसरी उसको क्लियर कर दे कि जनाब ये इतनी अमाउंट की क्रेडिट है और इसका वो मामला। फिर फरमाया कि ये गवाह जब बुलाए जाएंगे अदालत में तो इन्हें इनकार नहीं करना चाहिए, मामला छोटा हो या बड़ा, इसके वादे तक इसे लिखने में सुस्ती ना करें। अल्लाह ताला के नज़दीक ये तरीका ज्यादा मबनी पर इंसाफ है, गवाही को ज्यादा दुरुस्त रखने वाला है और इसमें से आपके शुबों में पड़ने का इम्कान कम हो जाता है। हाँ, अगर लेन देन रूबरू हो, कोई कैश ट्रांजैक्शन और आमने सामने की ट्रांजैक्शन हो, तब इसके लिए ना लिखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर आप पे ट्रांजैक्शंस करते हुए भी गवाह बना लिया करें। वार्निंग ये है कि लिखने वाले या गवाही देने वाले को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये वो गुनाह है कि जो आपके साथ चपक जाएगा। अल्लाह से डरते रहिए और इस बात को समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपको तालीम दे रहा है और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। तो ये अब आप देखिए अल्लाह ताला के अहकामात जो फाइनेंस से मुतल्लिक है तो ये बताए, और ये देखें 10 जो पॉइंट है इसमें से इसके इख्तिलाफ कोई करेगा तो फिर अल्लाह ताला इसको पकड़ेगा। फिर आखिर में ये भी फरमा दिया कि अगर आप सफर में हो और आपके पास कोई लिखने वाला भी ना मिले, कोई लीगल डॉक्यूमेंट वाला भी, तो फिर कर्ज के मामला रहन, एक प्लेज, कब्जे करने की सूरत में भी हो सकता है। फिर अगर एक दूसरे पर भरोसे की सूरत निकल जाए तो इसके पास एक प्लेज कि वो चीज अमानत रखी गई थी वो वापस कर दे। अल्लाह अपने रब से डरते रहिए और इस मामले में गवाही करवा ले, और गवाही जिस सूरत में भी हो इसे हरगिज ना छुपाए। याद रखिएगा कि जो इसे छुपाएगा इसका दिल गुनाहगार होगा, और याद रखें कि जो कुछ आप करते हैं अल्लाह ताला इसे जानता है। तो जनाब ये देख लें। तो जनाब अब यहाँ आके कुरान पाक की स्टडीज पे मेरा ख्याल अब हम कंप्लीट हो गई हमारी बात। तो अभी हम सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल मामलात को अभी इसमें क्या क्या चीज़ रिसर्च करनी है, क्या क्या चीज़ देखनी है, इन सब को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो अभी जो सवालात आ रहे हैं बिला तकल्लुफ ईमेल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।